चलिए बच्चों, आगे चलते हैं और नेक्स्ट इज आज हम रिवीजन करेंगे दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स का। एक है कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों ही बहुत ही थ्योरेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड स्टफ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले आते हो और फॉर्मूले से अप्लाई करने आते हो तो हमसे इसके सारे सारे सवाल बन सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर फॉर्मूलों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह या फिर मैग्नेटिज्म की तरह मतलब बेइंतहा नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हम यहाँ पर इक्के दुक्के फॉर्मूले सही हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करूँ तो मुश्किल से 10 फैक्ट होंगे बस। इसमें से 5 एक फॉर्मूले होंगे, 5 एक फैक्ट होंगे। जो भी सवाल आएगा 99% चांस है कि इन 10 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अगर देखोगे तो लगभग 7-8 फैक्ट है, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन दोनों टॉपिक्स को अगर देखें तो 16-17 फैक्ट से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, जिसमें से 10 एक फॉर्मूला मान लो, बाकी आपके कुछ फैक्ट्स मान लो। और जो भी सवाल आएगा 99% चांस है कि इन 16-17 जो पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो फैक्ट्स हैं, इनके इर्द गिर्द ही कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यार हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद हो और हमें सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूला आता हो और हम उस दिन सीधा सवाल कर लें। ऑब्वियस बात है कि हमारे हाथ तो चलना चाहिए, और हाथ तो तभी चलता है जब हम हर फॉर्मूले तक कम से कम 4-5 सवाल तो करें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ये टॉपिक ऐसा तो छोड़ना नहीं चाहिए। पाप है इसको छोड़ना तो। ठीक है, इस पर सवाल आएगा और हमें भी आएगा। अगर पेपर के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का EM वेव्स का सवाल आता है तो 99% चांस इस बात का है कि वो सवाल एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस आसान होगा और हमसे बनना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा है ना इन चैप्टर से खार खाते हैं, मतलब थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट, बट चैप्टर्स जो हैं दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे हैं, करने लायक हैं। जैसे है ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, बच्चों में एंग्जाइटी भी लगातार बढ़ती रहती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे ओवर थिंक करके टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ऐसे में बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ बेटा ओवर थिंक करना बंद कर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बट वी ऑल नो दैट कि है ना कोई कोई बच्चा जो होता है वो इस ओवर थिंकिंग के इस विशियस सर्कल के अंदर फंस जाता है और जहाँ उसको समय देना चाहिए था वहाँ वो समय नहीं देता। ऑब्वियस बात है कि अगर वो जहाँ उसको समय देना चाहिए अगर वहाँ वो समय दे तो वो ऑब्वियस बात है कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा कर लेगा, अपने पोटेंशियल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा मतलब है ना, मतलब मैं तो एज ए टीचर फंडे दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि ना हर सिचुएशन में जब भी कोई ख़ास तौर से कोई टफ सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए दो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जो फोड़ू होते हैं, जो प्रॉपर फोड़ू होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इट्स डूएबल, हो जाएगा, बाकी लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूँगा। और ये जो एटीट्यूड है ना कि आई कैन डू इट, इसके कारण वो लगातार ना बिल्कुल एकदम रनिंग मोड के अंदर रहता है कि हाँ आज मैंने ये चैप्टर निपटाया, आज ये निपटाया, आज ये निपटाया, आज मैंने ये 10 सवाल किए, फिर ये 10 सवाल किए, फिर ये 10 सवाल किए। वो फटाफट चीज़ें करता रहता है बिकॉज ही नो दैट की चीज़ें डूएबल हैं। और बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। जिन लोगों की 20,000 के ऊपर की रैंक आती है वो भी उसी हार्ड मार्क्स के बने हैं, मैं भी उसी हार्ड मार्क्स का इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके दिमाग की वायरिंग ही इस तरह से हो रखी होती है कि वो ये सोचते हैं कि चीज़ें डूएबल ही हैं, चीज़ें हो ही जाती हैं। मेहनत करने से, टाइम देने से, कंसंट्रेशन से पढ़ने से, फोकस के साथ पढ़ने से, इंटेंसिटी के साथ पढ़ने से चीज़ें हो जाती हैं। दे नो इट वेरी वेल। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और उनमें से जो बहुत समझदार बच्चा होता है ना, उसे भी पता होता है कि ना कि जो मैं एफर्ट मार रहा हूँ, मैंने जो साल भर एफर्ट मारा या फिर अगले 6 महीने जो मैं एफर्ट मारूंगा, अगले 4 महीने 5 महीने जो मैं एफर्ट मारूंगा, ये एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। दे ऑलवेज नो इट इन बैक ऑफ देयर माइंड। उन्हें पता होता है कि ना इस एफर्ट से या तो मेरे को अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिली तो इट विल मेक मी ए बेटर पर्सन, है ना। ठीक है, वो उसे पता है कि हाँ ये जो मेरी मेहनत है ये मुझे मेहनत को वैल्यू करना भी सिखाएगी, एफिशिएंसी पर काम करना भी सिखाएगी, एक्यूरेसी पे काम करना सिखाएगी, एग्जाम स्किल्स पे काम देगी। तो वो उसे पता होता है कि हाँ मेरी चीज़ें कभी ना कभी काम तो आएंगी। जैसे टफ सिचुएशन हुई तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसका उल्टा भी सोचता है। वो ये सोचता है कि यार ये तो बहुत ही हरकुलियन टास्क है, ये तो ना हो पाएगी, ये तो मेरे बस की नहीं है ना। ये तो मतलब
बहुत जो लोग करते हैं वो तो पता नहीं शायद है ना ब्रह्मा जी के अवतार होते होंगे, मैं तो ना हूँ, मेरे से तो ना हो पाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं। तो अब कोई बच्चा अगर बिल्कुल पर्टिकुलरली इस तरह से वायर्ड है कि हाँ भाई वो ऐसे मतलब सिचुएशन से मतलब डरता हो, घबराता हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसे थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग विल के साथ कोई ना कोई चीज लाइफ के अंदर बढ़िया से ट्राई करनी चाहिए। इट कैन बी इन हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं भी किसी एक चीज को बढ़िया से समय देकर अपना सारा का सारा एफर्ट लगाना चाहिए। जब वो एफर्ट लगाएगा ना तो उसे पता लगेगा कि जो उसका एफर्ट था ना वो ग्रो कर रहा है। फिर उसे लगेगा कि नहीं नहीं, मेरा एफर्ट हमेशा ही वेस्ट जाए, हमेशा ही खराब जाए, ऐसा नहीं है। मैं इतना कमजोर हूं, मैं इतना वीक हूं, मैं इतना गधा हूं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मेरे में भी कुछ बात है, मैं कहीं ना कहीं अच्छा कर सकता हूं। फिर जब उसे इस बात का आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ भाई उसको लाइफ में जो कुछ मिल रहा है वो उसके एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर उसको इस बात का एक बार एहसास हो गया, फिर वो अपने एफर्ट्स को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर लेगा। अभी वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेहनत कर लूं और वेस्ट हो जाए। हालांकि ये मक्कारी करने का बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, लेकिन वो जो बच्चा उस जोन में है ना, उसको लगता है नहीं नहीं ये मक्कारी नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा, है ना वो। हालांकि सच ये नहीं है, सच ये है कि तुम काबिल हो, लेकिन अभी तक तुमने वो तुम उस शैकल से बाहर नहीं निकले हो। तुम्हें उस शैकल्स को तोड़ना होगा और ये मानना होगा कि हाँ भाई मुझे लाइफ में जो कुछ मिलेगा, कोई कॉलेज मिली, कोई ब्रांच मिली, मतलब लाइफ में और भी किसी भी तरह की सक्सेस मिली, कोई हैप्पीनेस मिली, जो भी होगा वो आपके एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। अगर आप अपने एफर्ट्स को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करते हैं तो आपको लाइफ में जो चीजें मिलनी चाहिए वो भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होंगी। इस बात का अगर एक बार एहसास हो गया, फिर इंसान ओवर थिंक करके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सब चीजों को छोड़ के वो फिर एफर्ट्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर देगा। अब वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा, वो तो सिर्फ ये बात सोच रहा है कि उसे पता है कि रिजल्ट तो एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करता हूँ, एफर्ट्स लगा लेता हूँ, रिजल्ट तो आ जाएगा। रिजल्ट आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, परसों नहीं आएगा तो तरसों आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो जो बच्चा एक बार अपने मन में ये बैठा ले कि मेरे एफर्ट्स जो हैं उस पर सब कुछ डिपेंडेंट है, मेरी आगे आने वाली सक्सेस, हैप्पीनेस, हेल्थ, इवन कॉलेज, ब्रांच, जो कुछ भी है वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मैं अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करता हूँ, मैं कितने इंटेंसिटी, कितने फोकस, कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता हूँ। अगर उसको इस बात का एहसास हो गया कि हाँ ये चीज़ें को रिलेटेड हैं, तो वो धीरे धीरे कर लेता है। तो मैं कहूँगा कि है ना, जो कोई बच्चा एक बार इन शैकल्स के अंदर है, जिसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा एक बार पॉज ले लाइफ के अंदर, थोड़ा सा सोचे और ये बात गांठ बांध ले कि है ना, आपकी लाइफ में जो कुछ आपको मिलेगा वो आपके एफर्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। आपकी मेहनत आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता, आपको उसके साथ चीज़ें मिल ही जाएंगी कभी ना कभी। ठीक है, तो छोड़े नहीं, करें। और जैसे मैंने ये वाली बात इस चैप्टर के साथ जानबूझ के इसलिए भी कही क्योंकि अगला चैप्टर ऐसा जो छोड़ के जाते हैं। मैं तो श्योर हूँ कि जो उसका एक्चुअल लेक्चर था वो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर रहे होंगे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से 3-1 घंटे पे होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसे भी अगर कर लिया, उसके सवाल भी कर लिए, तब भी सारा सारा काम बन जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एक्चुअल लेक्चर था, सिर्फ और सिर्फ कोई बच्चा अगर वो उतना सा भी कर ले, तब भी उसे सारा सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। शायद ही फिर जाएगा कोई सवाल उससे गलत हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि ना, इस तरह के चैप्टर छोड़ने नहीं चाहिए, करने चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, चीज़ें बन जाती हैं। चीज़ें है ना तब तक ही टफ लगती हैं जब तक हम उनको करते नहीं हैं। जैसे हम चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि यार इतना भी टफ नहीं था। जैसे मैं भी ठीक है प्रिपरेशन करता ही था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ना IIT जाना बहुत ज़्यादा टफ है, ये है वो है। जब चले गए तब लगा कि यार इतना बड़ा काम भी नहीं था, मैं अकेला यहाँ पर थोड़ी हूँ, यहाँ पर मेरे जैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। इट वॉज एन नॉर्मल टास्क फॉर एवरीवन लाइक मी, है ना। तो जब चीज़ें हम कर लेते हैं तब लगता है कि हाँ इतनी चीज़ें टफ नहीं थी, है ना। वो तो हमारे दिमाग में हम चीज़ों को ऐसे थोड़ा एग्जेजरेट कर लेते हैं कि हाँ यार बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, नहीं करोगे, तब तो नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। पढ़ने से, लिखने से, मेहनत करने से, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने से, टाइम को यूटिलाइज करने से, अपनी एफिशिएंसी पर काम करने से धीरे धीरे सारी चीज़ें ऑन द प्लेस आ जाती हैं और बड़े आराम से सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, आज का बाबा जी का ज्ञान इतना ही था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर
सबसे पहले तो कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी एक सिग्नल को, किसी भी एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक जो भेजना है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। किस मीडियम के थ्रू, किस सिस्टम के थ्रू आप एक कम्युनिकेशन को, सॉरी, एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हो, सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हो, दैट एंटायर रिक्वायर्ड सिस्टम इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास वो है जो मैसेज भेजना चाहता है, बड़ा ये आपका जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स है, ठीक है। इसने कोई ना कोई मैसेज भेजा, ठीक है। इसने जो मैसेज भेजा है वो बड़ा पहले ना, वो जो मैसेज भेज रहा है वो किसी साउंड की फॉर्म में होगा, या बड़ा किसी वीडियो की फॉर्म में होगा, या किसी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो फॉर्म होगा, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो विजुअल्स हो, चाहे बड़ा वो रिटर्न चीज़ें हों, उनको किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसड्यूसर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर देखें तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि ना, हम तो ऐसे, जैसे मैं कीपैड वाले की बात करूँ, कीपैड वाला जो मोबाइल फ़ोन आया करता था उसमें हम ऐसे ऐसे फोर्सेस वगैरह लगाया करते थे बटनों में, और वहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज लिख दिया जाया करता था। तो उसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स हुआ करते थे जो एक्चुअली प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर्स जो होंगे वो एक्चुअली वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, खासतौर से वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो जो सिग्नल है वो ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होगा, आगे जाएगा, ठीक है। ट्रांसमीटर ने जो सिग्नल भेजा है उसे हम ट्रांसमिटेड सिग्नल कह रहे हैं। फिर आपके पास एक चैनल है जिसके थ्रू सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। एक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है जिसमें सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा स्पेस भी हो सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, ठीक है। तो चैनल अपने आप के अंदर एक तरह से ऐसा मान लो कि कोई पाइप है जिस पाइप के थ्रू सिग्नल जा रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। ये ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, स्पेस हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, वगैरह वगैरह। जब इस चैनल के थ्रू सिग्नल जा रहा होगा तो सराउंडिंग से बेटा कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी आ जाएंगे। जो अनवांटेड सिग्नल्स आएंगे उसे हम बोलेंगे नॉइस। क्या बोलेंगे उसे हम? नॉइस। जो नॉइज है वो अनवांटेड सिग्नल है और हमारे सिग्नल को खराब कर रही है, ठीक है। इसे हम अटेन्यूएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अटेन्यूएशन। जब ये चैनल आगे जाएगा सो इस चैनल से जो सिग्नल आएगा फिर वो रिसीवर के पास चला जाएगा। रिसीवर के पास एक वैसे नॉइज फिल्टर भी लगा रहता है। उस नॉइज फिल्टर का काम ये होता है कि जो नॉइज, मतलब जो अनवांटेड सिग्नल्स आए उनको किसी तरह से सिस्टम से हटा दे। अगेन जो रिसीवर के पास जो सिग्नल आया वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। अब जब वो यूजर को इंफॉर्मेशन देगा तो उसको एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर सिग्नल देने से बात नहीं बनेगी। उसको तो इस यूजर को उस फॉर्म के अंदर मैसेज देना पड़ेगा जिस फॉर्म के अंदर ये यूजर समझ सकता हो। जैसे ये इसको कोई उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस से वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, या ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, किसी न किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको ये जो यूजर है या तो रीड कर सके, या सी कर सके, मतलब देख सके, या फिर उसको सुन सके, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रांसड्यूसर और लगा होगा। यहां वाला ट्रांसड्यूसर जो होगा वो किसी टेक्स्ट को, किसी वीडियो को, किसी ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और यहां जो ट्रांसड्यूसर लगा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किसी टेक्स्ट में, वीडियो में, या फिर ऑडियो में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपने मेरे से कोई व्हाट्सएप पे बात की, तो मैंने जो गूगल टेक्स्ट वगैरह, गूगल स्पीच वगैरह होती है, वो यूज़ करके मैंने कुछ ना कुछ बोला कि बेटा इस सवाल के अंदर ये कर लेना, वो कर लेना, वगैरह वगैरह। तो उस ऑडियो को उसने पहले टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो टेक्स्ट बेटा ऑडियो सिग्नल, सॉरी, वो जो टेक्स्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कन्वर्ट होते 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 आपके फ़ोन के पास पहुंच जाएगा। अगेन वहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर लगा होगा वो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के अंदर, और आपको वो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में भेजा क्या था? ऑडियो। आपके पास क्या पहुंचा? फाइनली टेक्स्ट, ठीक है। चलता है तो है ना। और अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडियो मैसेज भेजूं और वही ऑडियो मैसेज अगर आपके पास पहुंचे, तो मैंने भेजा भी ऑडियो था, पहुंचा भी ऑडियो है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चैनल से ऑडियो सिग्नल गया है, ना ना। पहले यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा जो उस ऑडियो को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर,
और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पास यहाँ पहुंचेगा। अब अगेन आपको अगर सीधा का सीधा अगर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर आपके पास भेजा जाएगा तो आप ऑफकोर्स डिकोड नहीं कर पाओगे, सर ने क्या कहा। तो यहाँ पर अगेन एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा जो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस से साउंड की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा एक तरीके से जो सिस्टम है बड़ा वो इस तरह से। चलिए बच्चों, वेव भेजने के बड़ा तीन एक बेसिक तरीके हैं। सबसे पहला है ग्राउंड वेव। बड़ा ग्राउंड वेव में क्या होता है कि ये रही बड़ा आपकी ग्राउंड और इस पर ऐसे टावर्स लगा दिया जाता है। ठीक है, ये जो टावर होता है ये अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं उसके कारण ग्राउंड के अंदर, अब जो अर्थ है बड़ा अपने आप में कंडक्टिंग है, अर्थ जो होती है उसके अंदर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो यूं ट्रेवल करती है और वो यूं ट्रेवल करते 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 एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज ग्राउंड वेव। आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। पहले ही याद रखनी है कि जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेज रहे हो, अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो इस टावर की जो लंबाई है वो इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा बाई 4 होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो आप सिग्नल भेज रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। मतलब 1 मेगाहर्ट्ज की ऑर्डर तक हो जाए तो चल जाएगा, उससे कम होनी चाहिए। तो ग्राउंड वेव जो है बेटा सिर्फ उसे तभी यूज करेंगे जब सिग्नल जो आप भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से कम हो। ठीक है, ये बड़ा ग्राउंड वेव की सिंपल बातें मैंने बताया। क्या क्या याद कराया ग्राउंड वेव के अंदर? बड़ा एक तो ये वाली याद कराया कि टावर लगा होगा ऐसे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा ऐसे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो ग्राउंड के साथ यूं चलेंगी। टावर की जो लंबाई है वो रफली बेटा लैम्डा बाई 4 की ऑर्डर में होनी चाहिए। लैम्डा क्या है? एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वहीं तक काम करेगा, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतनी सी बातें याद रखो, काम चलेगा। नेक्स्ट इज स्काई वेव। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, यहां पर कोई एंटीना है जो बड़ा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे ऐसे भेज रहा है। अब होगा क्या कि अर्थ के ऊपर अगर जाओगे ना तो बेटा ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह होते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की। तो ये जो सिग्नल होगा ना ये जाएगा नियरली 60 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर, इवन 200 किलोमीटर दूर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी तो यहाँ पर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये जो वेव है ये पलटकर वापस आ जाएगी और एक एंटीना से दूसरे एंटीना के पास ऐसे चली जाएगी, यूं चली जाएगी। दिस काइंड ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज स्काई वेव। ये कहां से कहां तक काम करती है? ये काम करती है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर रफली 30 मेगाहर्ट्ज के बीच तक की फ्रीक्वेंसी के लिए। इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फिर उस केस में क्या होता है कि फोटोन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर को तोड़ के बाहर निकल जाती है। ठीक है, और 30 मेगाहर्ट्ज तक अगर फ्रीक्वेंसी है तो फिर बेटा आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जाएगी एटमॉस्फेयर के जो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं नियरली 60 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में कोई ना कोई पोजीशन ऐसी होगी जहां से आपकी वेव बड़ा से टीआईआर करके वापस आ जाएगी और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी। दिस काइंड ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज योर स्काई वेव। स्काई वेव कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी के लिए काम करती है? रफली बेटा आपसे कह सकते हो कि 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज के बीच तक के लिए वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस वेव। बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुनना। स्पेस वेव का क्या फंडा है? बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई टावर है, ये ट्रांसमिटिंग टावर है जहां से मैं सिग्नल भेज रहा हूं और इसकी जो हाइट है वो है ht। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई जस्ट अर्थ को ग्रेज करते टच करते 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 यहां तक गई। यहां पर मेरे पास एक दूसरा टावर है, रिसीविंग टावर, उसकी हाइट मान लीजिए आपके पास इस तरह से HR है। तो इस तरह से यहां से क्या होगा कि इस टावर से इस टावर तक सीधी ही बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूं चलते 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 आ जाएगी एंड दिस इज नोन एज योर स्पेस वेव।
एक तरह से इस टावर और ये वाला जो टावर है ये एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट पर है, मतलब यहाँ पर खड़े होकर ये नजर आ रहा है, यहाँ पर खड़े होकर ये नजर आ रहा है, और सीधी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूं चलते चलते ऐसे आ रही है। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा तुम प्रूव कर सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी ये 2 टाइम्स r इंटू एच टी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी बड़ा ये 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू एच आर होगी। कैपिटल R क्या है? अर्थ का रेडियस। तो दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा वो आपके पास आएगी रूट ऑफ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हाइट ऑफ टावर प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हाइट ऑफ टावर। एक तरफ बड़ा रिसीविंग टावर, एक तरफ बड़ा आपका ट्रांसमिटिंग टावर। तो दोनों टावर के बीच में ये डिस्टेंस अगर होगी तो बड़े आराम से वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये बड़ा आपका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़ा ऐसे बोल देते हैं कि जो रिसीविंग वाला है वो ग्राउंड पे है, रिसीविंग वाला जो है वो टावर नहीं है, वो ग्राउंड पे है। उस केस में कितनी हाइट तक जाएगी? बड़ा उसमें एच आर को 0 कर देना। अगर आपका रिसीवर जो है वो अगर ग्राउंड पर है तो क्या होगा? तो उस केस में हाइट ऑफ रिसीविंग टावर आप 0 कर देना, और उस केस में आपके पास ऐसे आएगा कि ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये आपके पास टावर, ये ट्रांसमिटिंग टावर, ये ट्रांसमिटिंग टावर जो होगा वो यहाँ पर भी वेव भेज पाएगा, यहाँ पर भी वेव भेज पाएगा। सबसे दूर जो वेव भेजेगा ना वो ये वाली, बस ये वाला पॉइंट, ये सबसे दूर वाला पॉइंट है बड़ा जहाँ पर आपकी वेव पहुँच पाएगी, और रिसीवर आपका ग्राउंड पे ही है। ये वाला जो डिस्टेंस होगी बड़ा आप बड़े आराम से ले सकते हो, दैट इज रूट ऑफ 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एच टी। एच आर को डाल क्या रख दिया? ठीक है। मैक्सिमम इस दूरी तक बेटा आपका सिग्नल जा सकता है, हालांकि इधर भी होगी वो डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम इस दूरी तक बेटा सिग्नल जा सकता है। इस पर बड़ा जेई ने सवाल पूछ रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बड़े आराम से आपका सारा काम बन जाएगा। बेसिक फॉर्मूला यही था। ये वाला फॉर्मूला तो इसका एक तरीके से स्पेशल केस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो बड़ा किस डिस्टेंस तक बड़ा आपकी क्या कहते हैं बड़ा उसको सिग्नल जा रहे हैं, हम बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना प्लीज 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 प्लीज। अरे हाँ, एक बात बोलना भूल गया, स्पेस वेव जो है वो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए काम आती है, बड़ा जहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत 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 बड़ी हो, 40 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो, उसके लिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। बड़ा देख बात सुनो, मान लो कि आपके पास कोई एंटीना है जिसकी लंबाई है लेट से L, और ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकाल रहा है, मान लो बड़ा उसकी वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा। तो जो पावर एमिटेड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी पावर निकल रहा है किसी भी एंटीना से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आती है, जैसे मान लो कि कोई सिग्नल ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मान लो बेटा कोई सिग्नल ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है बड़ा उसकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जो आपका एंटीना है उससे निकलने वाला पावर जो है वो उतना ही कम है। एंटीना से निकलने वाला अगर पावर कम है तो बड़ा ऑब्वियस बात है, बड़ा फिर सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं कि जो कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जो एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने होते हैं, हम उनके अंदर एक दूसरा सिग्नल मिक्स करते हैं और कुल मिलाकर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या? मॉड्यूलेशन। क्या शब्द यूज करेंगे बेटा? मॉड्यूलेशन। जो दूसरा वाला आपने सिग्नल मिक्स किया है उसको एक नाम दे देंगे हम कैरियर वेव।
कैरियर का तुम अर्थ समझ गए कि वो तो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, कैरी करने के लिए ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो दूसरी वाली वेव जो होगी वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होगी। उस वेव के अंदर उस एक्चुअल सिग्नल को मिक्स कर देंगे जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है। क्यों सर, वो एक्चुअल सिग्नल अकेला क्यों नहीं जा रहा? बट वो अकेला इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है कम, तो उसकी वेवलेंथ है ज़्यादा। वेवलेंथ अगर है ज़्यादा तो जो एंटीना जिससे बड़ा आपने सिग्नल को भेजा उससे पावर बहुत कम आएगा, और अगर पावर कम आएगा तो बहुत ज़्यादा दूरी तक आपका सिग्नल जा ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे कि उस सिग्नल को हम किसी एक ऐसे सिग्नल पर चढ़ा देंगे, राइड करा देंगे जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो ऑफ कोर्स पावर ज्यादा आ जाएगा, और उस सिग्नल को हम भेज देंगे। लेकिन सर अगर मैं उस सिग्नल को अगर भेज दूंगा तो वो वाला सिग्नल जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये तो मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल है वो है, इसमें एक्चुअल सिग्नल तो है ही नहीं। बट इसमें एक्चुअल सिग्नल भी है और जो कैरी करके लाया ना सिग्नल वो भी है। तो उस एंड पर रिसीवर वाले सिग्नल पर डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा। डीमॉड्यूलेशन मतलब दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो मॉड्यूलेशन वाले हिस्से पर तो जब आपने सिग्नल भेजा वहां पर आपने दोनों को एक तरीके से मिक्स कर दिया, इसको तो बोल दिया क्या, मॉड्यूलेशन। और जब वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया, जब पहुंचने का काम निपट गया, तो आपने रिसीविंग वाले एंड पर डीमॉड्यूलेशन कर दिया, दोनों सिग्नल्स को अलग अलग कर दिया। जो कैरियर वेव थी, जो कैरियर सिग्नल था जिसका काम तो सिर्फ और सिर्फ इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, उस वाले वेव को तो हमने हटा के फेंक दिया, और जो एक्चुअल सिग्नल था वो हमने निकाल लिया। एक्चुअल सिग्नल अकेला क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, वेवलेंथ ज्यादा थी, पावर बहुत ही कम था। तो हमने दूसरी वेव पे चढ़ाया, जिस वेव पे चढ़ाया वो क्या है, कैरियर वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फिर बड़ा उसको लेके वो चला गया, फिर वहां जाकर आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। दोनों को मिक्स करना इज नोन एज मॉड्यूलेशन, दोनों को दूर दूर करना इज नोन एज डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कहां करेंगे? भेजने वाले जगह पे। डिमॉड्यूलेशन कहां करेंगे? रिसीव करने वाले एंड पे। सिंपल। हालांकि इसकी एक्चुअल बड़ा और बातें बहुत टफ है, बट हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एक बेसिक जानकारी अगर मिल जाती है तो हमारा सारा सारा काम बन जाएगा। कैसे बेटा मॉड्यूलेशन करते हैं? खास तौर से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, जिसे हम AMB कहते हैं। ये बेटा आपके पास एक कैरियर वेव है। ये वो वेव है जो सिर्फ और सिर्फ कैरी करने का काम आ रही है। YC इज इक्वल्स टू AC साइन ओमेगा CT। ओमेगा C को बेटा तुम ऐसे लिख सकते हो 2 पाई टाइम्स FC। ये बेटा आपकी कैरियर वेव है। मैं नाम भी लिख देता हूं, दिस इज योर। इसका काम सिर्फ और सिर्फ वेव को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। आपका जो ओमेगा C है या फिर बड़ा FC है, ये बहुत बड़े हैं, लार्ज है। ठीक है, कैरियर वेव का काम सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक वेव को ले जाना है। जिस वेव को लेकर जाना है वो बड़ा ये है, YM इज इक्वल्स टू AM साइन ओमेगा t। दिस इज द एक्चुअल वेव जो हमें लेकर जानी है। एक्चुअल वेव टू बी ट्रांसफर्ड। एक्चुअल वेव बड़ा जो ट्रांसफर करनी है बड़ा वो आपकी ये। और ऑफ कोर्स बड़ा आपका जो ओमेगा M है वो कम होगा। ओमेगा M को बड़ा 2 पाई F भी लिख सकता हूं। बड़ा पहले क्लियर कर दूं कि आपका जो ओमेगा M है या फिर FM जो है वो बड़ा बहुत ही छोटे हैं। अगर वो बड़े होते बड़ा फिर तो कैरियर वेव की जरूरत नहीं थी, हम सीधा भेज देते। ठीक है, दोनों बड़ा मैंने किस तरह से मिक्स किया है देखना। जो आपकी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड था उसकी जगह बेटा हमने एम्पलीट्यूड रख दिया है AC प्लस AM साइन ओमेगा t। तो मैंने एक तरीके से एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर दिया है, एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया है, और इसलिए बड़ा इसका नाम निकल गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको मैंने खोला तो ऐसा बन गया AC साइन ओमेगा CT, AM साइन ओमेगा M साइन ओमेगा CT। बेटा यहां पर 2 साइन C साइन D का फॉर्मूला मैंने लगाया तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। हालांकि बड़ा यहां पर AM/2 लिखा हुआ आया था, लेकिन मैंने एक नई टर्म और डिफाइन कर दी है म्यू, जिसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलेंगे। बड़ा यहां पर AM/2 लिखा हुआ आया था एक्चुअली में। ठीक है, यहां पर भी AM/2 लिखा हुआ था, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन जहां पर AM/2 लिखा हुआ आया था वहां मेरे ने म्यू AC/2 लिख दिया है, और म्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास AM/AC।
ये दूसरा फॉर्मूला है जो बड़ा आपको कभी भी नहीं भूलना है। कोई अगर तुमसे पूछे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है तो बोल देना कि दैट इज AM अपॉन AC। AM किसका एम्पलीट्यूड है? जो वेव आपको भेजनी है उसका एम्पलीट्यूड है। AC क्या है? जो आपकी कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। इन दोनों का जो रेशियो है बट दैट रेशियो इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अपना खुद का नाम भूल जाना मगर ये वाली बात मत भूलना, ठीक है? ये नहीं भूलनी बेटा, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? तो थोड़ा सा फैंसी कर दिया और कोई खास बड़ा काम ऐसा है नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट इज, कुल मिलाकर आपने नोटिस किया होगा कि जो आपके पास फाइनल वेव जा रही है ना उसके पास 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। अब ओमेगा एम थोड़ा बहुत छोटा है तो ये वाली वैल्यू भी लगभग ओमेगा सी के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी लगभग ओमेगा सी के बराबर है। तो सारी की सारी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज खूब बड़ी है और हम चाहते थे कि बड़ा बड़ी फ्रीक्वेंसीज ही जाए। कुल मिलाकर 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी जा रही है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये जो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है और ये जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है बेटा, इनका एम्पलीट्यूड है म्यू AC बाई 2। इनका एम्पलीट्यूड है बेटा कितना? म्यू AC बाई 2 या फिर AM बाई 2। एक फ्रीक्वेंसी और जा रही है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं बेटा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जा रही है ओमेगा सी और उसका एम्पलीट्यूड बेटा कितना है? AC। उसका ये तो बड़ा सारी सारी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। हम बड़ा इनको एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को फ्रीक्वेंसीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करोगे बड़ा सिर्फ और सिर्फ 2 पाई से डिवाइड करने की जरूरत है और कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा एम्पलीट्यूड। 3 फ्रीक्वेंसीज जाएंगी। सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी जाएगी बड़ा वो जाएगी FC माइनस FM, ठीक है? और सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो जाएगी FC प्लस FM। इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही होगा बेटा, कितना? AM बाई 2 या बेटा म्यू AC अपॉन 2। एक ही बात। एक फ्रीक्वेंसी और जाएगी FC वाली और इसका एम्पलीट्यूड बेटा कितना आएगा? जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी जा रही है बेटा, ठीक है बेटा, दैट इज लोअर सिग्नल बैंड फ्रीक्वेंसी। लोअर सिग्नल बैंड फ्रीक्वेंसी बेटा ये है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जा रही है बेटा, दैट इज हायर सिग्नल बैंड फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है इसे बेटा हम नाम देंगे बैंडविड्थ। बेटा क्या नाम देंगे? बैंडविड्थ। बेटा माइनस करना बेटा, मेरे ख्याल से 2 टाइम्स FM आ गया। ये बेटा आपका बैंडविड्थ। ये जो मैंने यहां पर इतनी सारी बातें बोली ना, ये बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलना, ठीक? दूसरा, इस मॉड्यूलेशन के अंदर जो मैंने बातें सिखाई है ना, खास तौर से ये वेव कौन सी है, ये वेव कौन सी है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, सॉरी कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज आ रही है, उनका एम्पलीट्यूड क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी जा रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी जा रही है, उनके बीच का जो डिफरेंस है जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बड़ा 2-3 बार एक बार लिख लेना, लिखते बड़ा आपका काम बन जाएगा। फिर सवाल कर लोगे तो फिर तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है? मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। चलिए आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कम्युनिकेशन सिस्टम में तो इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेटा क्या क्या बातें याद रखनी, आराम आराम से देखते हैं। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट तो आप पहले से जानते हो। कभी मान लो किसी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज फ्लो कर रहा होता था तो हम बोलते थे कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस तरफ करंट है, या फिर जिस तरफ नेगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। इस तरह के करंट को हम कंडक्शन करंट कहा करते थे। बड़ा मैं CB लिख देता हूँ, एंड इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, सॉरी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये थोड़ा डिफरेंट फिनोमेनन है। ये कहता है कि मान लीजिए कि ये कोई रीजन है,
ये बड़ा कोई रीजन है और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए कि ऐसे कोई रीजन लिया, इसके अंदर ऐसे, ऑफ कोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो इस रीजन में से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बेटा मैं फाई के साथ ई इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये भी बड़ा ऑफ कोर्स सही बात तो ये कि ये भी फंक्शन ऑफ कुछ ना कुछ टाइम में होगा, ये टाइम के साथ वेरी करेगा। जब भी किसी क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ गुजरता हुआ अगर समय के साथ वेरी करे तो हम ये मानेंगे कि उस रीजन में से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट है। एक तरीके से ये सूडो करंट टाइप है और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होगी बड़ा इट विल ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, बस। हालांकि बेटा मैंने जब एक्चुअल में पढ़ाया था तो मैं इसकी डेरिवेशन वगैरह पर भी मैंने काफ़ी सारा समय बिताया था, बट फिलहाल एक बार आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने सी बात समझ सारा काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर गुजरने वाला अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो हमें बोलेंगे कि उस क्रॉस सेक्शन में से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट है। उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा सारा काम इस इतनी सी बात से बन जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते बेटा, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है हमारी सारा की सारा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, इन 4 इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ये चारों इक्वेशन अपने अलग अलग समय पर अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ी भी है। जैसे सबसे पहली मैक्सवेल की जो सबसे पहली इक्वेशन दैट इज गाउस लॉ। गाउस लॉ बड़ा क्या कहता है तुम जानते ही हो। अगर ये कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर अगर कुछ चार्ज पार्टिकल्स अगर पड़े हैं तो इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस में से जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ ये कहता है कि अगर मैंने कोई क्लोज्ड सरफेस बना ली ऐसे तो उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। सर ऐसा क्यों? बड़ा ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वगैरह हुआ करती थी वो इस तरह से क्लोज्ड लूप बनाया करती थी, और अगर क्लोज्ड लूप अगर बनाया करेगी तो ऑब्वियस बात है सरफेस से अगर अंदर जाएगी तो सरफेस से बाहर भी निकलेगी, क्योंकि क्लोज्ड ना, तो अंदर जाएगी उतनी बाहर निकलेगी। तो जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स हमेशा बाहर जाएगा, और इस कारण से आपका जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस से जीरो आएगा। दिस इज नोन एज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। हालांकि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि हमने जब थ्योरी एक्चुअल पढ़ी थी तो हमने इस पर तो पता नहीं कितनी सारी बातें की थी और इस पर हमने कोई बात नहीं की। अरे इस पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि जीरो हो गया, ये तो नॉन जीरो था, तो इस कारण से हमने कई बार ई निकालने वगैरह में यूज भी किया इसका, लेकिन ये तो जीरो हो गया, और अगर जीरो हो गया तो ऑब्वियस बात है बेटा हमारे कहीं काम भी नहीं आया। जैसे एग्जांपल दो, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये बड़ा साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं होती है ऐसे, मैं बड़ा यूं चलते चलते ऐसे आएगी। अगर मैं यहां पर कोई गॉसियन सरफेस ले लूं, जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है। मैं गॉसियन सरफेस यहां ले लूं, जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी एग्जिट हो रही है। मैं गॉसियन सरफेस यहां ले लूं, जितनी लाइन एंटर हो रही है उतनी लाइन एग्जिट हो रही है। तो ऑब्वियस बात है बेटा जितना फ्लक्स आएगा उतना फ्लक्स चला जाएगा, नेट फ्लक्स विल बी जीरो। नेक्स्ट इज मैक्सवेल की जो तीसरी इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज फैराडेज लॉ। बड़ा फैराडेज लॉ मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दैट इज इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always equal to rate of change of magnetic flux। बच्चे बोलेंगे हाँ सर, पूरा का पूरा EMI चैप्टर ही सिर्फ और सिर्फ इस बात के इर्द गिर्द था, और ये जो हमारा फैराडेज लॉ था ये एक तरीके से ये बताया करता था कि किसी रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर वेरी करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी करता है तो उस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है।
और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, पोटेंट ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt। इस पर हम पूरी की पूरी बड़ा कहानी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, हमने कईयों बार इसको बढ़िया से देखा था, पूरा का पूरा चैप्टर इस बात पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बड़ा किसी क्लोज लूप के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो है इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स उस लूप में से अंदर गुजरने वाला कितना करंट है। जो अंदर गुजरने वाला करंट है बड़ा उसको दो स्टाइल से लिख रहा हूं, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट तो बड़ा ऑफ कोर्स चार्जेस के मूवमेंट के कारण है, और डिस्प्लेसमेंट करंट तो बड़ा मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो उसके कारण है। ये बड़ा आपका फोर्थ लॉ है। मैं फोर्थ लॉ पे एक छोटी सी बात और मान लो बेटा कोई आस पड़ोस में कोई तार हो ही नहीं, कोई तार है नहीं, तो बड़ा कंडक्शन करंट नहीं है। अगर कंडक्शन करंट नहीं है तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल मुझे ये कहता है कि दैट इज म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी। हालांकि इस इक्वेशन को यूज नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे एक छोटी सी बात बताने के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है। हालांकि मैंने इस बात का यूज करके, अगर किसी को याद हो तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन निकाला था, और मैंने स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। हमारे अभी काम का नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि देख बेटा ये इक्वेशन कहती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी करती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ वेरी करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर समय के साथ वेरी करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है। ये एग्जैक्टली उसका उल्टी बात बोलता है। ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ अगर वेरी करती है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। यही तो मेन फंडा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्रिएट होने का, कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं। बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम डिटेल्स हैं वो आप कॉलेज जाने के बाद ही पढ़ोगे, बट मैंने भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बड़ा पूरी ईएम वेव्स आपको पढ़ा रखी है। हालांकि जितनी मैंने पढ़ा रखी है उसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, बट इतने से भी काम चल जाता मेरा। मैंने तो इसलिए पढ़ा दी कि बेटा ठीक है बच्चा कॉलेज वाले जाने के बाद उसे ऐसा नहीं लगे कि यार हम तो कभी 12वीं क्लास में पढ़ के ही नहीं आए। तो मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में मैंने स्पीड ऑफ लाइट भी डिराइव करा दी थी, और मैंने शायद कुछ बड़ा ई और बी के बीच का जो रिलेशन था वो भी डिराइव कराया था। हालांकि बेटा अपने कितना काम का होता नहीं। आई रियली होप बड़ा तुम फंडा समझ गए। फंडा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ अगर वेरी कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। अब आते हैं बेटा अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बड़ा जा रही है इस तरफ, बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम आपको कई बार लिखा रखा है मैंने आपको, गामा रेस से स्टार्ट होते 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 बड़ा आपका रेडियो वेव्स तक है। मैं वापस से बड़ा वो स्पेक्ट्रम नहीं बना रहा, ठीक है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बड़ा गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। बड़ा लाइट अगर इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह से ऑसिलेट करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आपके पास इस तरह से ऑसिलेट करेगी, यूं ऑसिलेट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field will be perpendicular to speed of light, speed of light will be perpendicular to electric field। अगर आपकी बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड यूं ऑसिलेट करेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन इस तरह से है, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन इस तरह से B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बड़ा ये जे के अलोंग, बड़ा ये आपका के अलोंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, ये बड़ा आपका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। हमें एक दो बड़ा फॉर्मूला याद रखने। एक फॉर्मूला मुझे याद रखना है कि ई नॉट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी, या फिर बड़ा किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सी।
क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी बड़ा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, दोनों का फेज तो सेम ही है ना। ठीक है ना। एक बात और, E क्रॉस बी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरफ होगी। जैसे मान लो E ऐसे है, B ऐसे है, तो E क्रॉस B करोगे तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की तरफ आ जाएगा। तो आप एक पॉइंट याद कर सकते हो कि अगर मैंने E क्रॉस B किया तो इट विल बी पैरेलल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने C क्रॉस E किया तो वो V की तरफ होगा। C ऐसे है, E इधर की तरफ है, तो B ऐसे होगा। C क्रॉस E विल बी अलोंग B। बड़ा C क्रॉस E जो होगा वो बड़ा किसके पैरेलल होगा? B के पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं B क्रॉस C करूंगा तो वो E की तरफ आएगा। बड़ा B ऐसे है, C ऐसे है, B क्रॉस C E की तरफ आएगा। B क्रॉस C अगर मैं करूंगा तो बड़ा वो E की तरफ आएगा। B इंटू सी बेटा वैसे ही E के बराबर है और B क्रॉस C E की तरफ है, तो आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्मूला याद कर सकते हो कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू B क्रॉस C। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेटिस्फाई होती हैं इसमें। इतनी सारी बातें याद रखने से अच्छा बेटा सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात याद रख लो, E वेक्टर इज इक्वल्स टू B क्रॉस C। ठीक है ना। अगर इस E की कोई मुझसे पूछ ले कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी, बड़ा बोल देना कि E0/√2 होगी। बड़ा मैग्नेटिक फील्ड की अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी, बड़ा बोल देना कि V0/√2 होगी। ठीक है ना। ये इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। बड़ा एक बार और बोल दूं, बड़ा आपका जो E0/V0 है बड़ा वो C के बराबर होगा, या बड़ा E/B भी बड़ा आपका C, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस टाइम मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी। तो रेशो आपका हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही रहेगा। ये जरा वैक्यूम की बात है, कोई और मीडियम हुआ बड़ा फिर यहाँ पर C की बजाय V आ जाएगा। V मतलब उस मीडियम में बड़ा स्पीड वेव की क्या वेलोसिटी है। आई होप बेटा सारी बातें आप याद रखोगे। ठीक है ना। मैं एक बात और बोल दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर जो है बड़ा उसको हम C लिखते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हुआ बड़ा उसमें स्पीड ऑफ लाइट विल बी V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ उस मीडियम की परमिएबिलिटी, उस मीडियम की परमिटिविटी। उस मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको मैं लिख सकता हूं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसी तरह से उस मीडियम की परमिटिविटी विल बी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बड़ा दैट इज इक्वल्स टू 1/√of μ0 एप्सिलॉन नॉट इनटू √of μr एप्सिलॉन r। ये देखा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो C है तो V इज इक्वल्स टू C अपॉन √of μr एप्सिलॉन r। ठीक है ना। इससे आप एक बात बोल सकते हो कि सर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज C अपॉन n, वेयर n इज नोन एज आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप बोल सकते हो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? √of μr इनटू एप्सिलॉन r। बड़ा प्लीज इसको याद रखें। अगेन बड़ा जेई मेन में इस तिन्ने से फॉर्मूले पे खूब सारे सवाल पूछ रखे हैं। एक सवाल तो बड़ा ऐसा था कि n दे रखा था, बोल रखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो μr की वैल्यू 1 हो गई। नॉन मैग्नेटिक है मतलब μr 1, तो बताओ एप्सिलॉन r कितना होगा? n दे रखा है, ये 1 दे रखा है, एप्सिलॉन r पूछेंगे, निकाल लो। ठीक है। ऐसे बड़ा सवाल है, ऐसे सवाल बड़ा हमारे बड़े आराम से बन जाएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट के अंदर इतनी सी बातें आप जरूर याद रखें। ठीक है। अंदर हल्की सी बातें किए, बाकी बड़ा बहुत भारी काम इसमें है नहीं। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। देखो यार,
अगर आपके पास इस तरफ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जा रही है तो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। सर आरएमएस का स्क्वायर क्यों? क्योंकि बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो से लेकर ई नोट तक लगातार वेरी कर रही है साइनसॉइडली, तो जीरो लिखूं या ई नोट लिखूं? ना जीरो लिख ना ई नोट लिख, आरएमएस वैल्यू लिख दे। तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नोट बाई √2 का होल स्क्वायर, बड़ा ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नोट का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, बट अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मुझसे पूछोगे बड़ा मैं लिखूंगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू बड़ा कितनी होती है? बी नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, बट दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स सॉरी ठीक है। वैसे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आएगी, बराबर आएगी। मैं प्रूव भी कर सकता हूं, छोटा सा तो काम है बेटा। इस ई नोट को तुम लिख दो बी नोट बाई सी, सॉरी बेटा बी नोट इंटू सी, और सी को बड़ा वापस से लिख दो 1/√ ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक्जैक्टली सेम आ जाएगी। और इतना तो कर लोगे ना? अच्छा नहीं करोगे, चलो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ई नोट को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, बी नोट इंटू सी, ठीक है। अब 1/4 ठीक है, एप्सिलॉन नोट ठीक है, बी नोट का स्क्वायर ठीक है, सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/μ नॉट एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो गया? कैंसिल। ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम है, तो दोनों की एनर्जी डेंसिटी बराबर आएगी। अगर किसी ने मुझसे नेट एनर्जी डेंसिटी पूछ ली तो बोल दूंगा बेटा इसको और इसको जोड़ लो, अरे बराबरी तो है, तो 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई नोट का स्क्वायर, या फिर 1/2 टाइम्स बी नोट का स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। अरे प्यारे बच्चों समझ तो गया ना, आसान से काम था। अरे भाई ये वाली वैल्यू तो सेम ही है, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 में चाहिए तो चाहे 1/2 में चाहिए, एक ही बात। ये बड़ा आपकी एनर्जी डेंसिटी है। हालांकि एनर्जी डेंसिटी से ज्यादा जो काम का फॉर्मूला है बड़ा वो आपके पास है इंटेंसिटी का। किसी भी लाइट के सोर्स के कारण या बड़ा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स के कारण अगर आपको इंटेंसिटी अगर डिफाइन करनी है, इंटेंसिटी बेटा एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो इंटेंसिटी आएगी बेटा इसकी वैल्यू आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, या फिर बेटा जी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू सी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बड़ा सेम है, मैं पहले बता चुका हूं। तो कभी भी आपसे कोई इंटेंसिटी पूछे आप बोल देना कि सर इंटेंसिटी विल बी लाइक दिस। आप बड़ा यहां से चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर, या फिर बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट का स्क्वायर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर, बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट का स्क्वायर। अगर मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, बड़ा पॉइंट सोर्स है और इसका पावर मान ले बेटा आपका P है, तो इस पॉइंट से R डिस्टेंस दूर, बड़ा इसमें हमने एक सवाल कर रखा है, इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी बड़ा वो होगी पावर अपॉन 4πr का स्क्वायर। दैट इंटेंसिटी विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, या फिर बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू सी। तो कोई पॉइंट सोर्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है तो उससे r डिस्टेंस दूर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे r डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी पता है, और इंटेंसिटी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पता है और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी पता है, हम बड़े आराम से काम कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आज तो कोई सवाल पूछा नहीं है, बट फिर भी हल्की फुल्की बात आप पूछ ही सकते हैं यार ना।
मैं यहाँ से इतना तो कम से कम बोल ही सकता हूँ कि आपका जो ई नॉट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है और बी नॉट जो है बड़ा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब पॉइंट सोर्स से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लगातार घटेगा। बेसिक किसी को फॉर्मूला आता ना वो तो सारी सारी बातें खुद ही सोच लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास वो सारे के सारे फॉर्मूले थे जो आपको बड़ा याद करने थे। अगेन एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर एक्सरे की बड़ा वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इवन अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग जगह लिखा रखी है। ठीक है, गामा रेज कहाँ से कहाँ तक, एक बेसिक बात है कम से कम उन सबकी याद तो रखें। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में लास्ट में एक पेज दे रखा है जिसमें सिम क्या होता है, जीपीएस वगैरह क्या होता है, अगर आपको टाइम मिले तो एक उसकी रीडिंग भी लगा लेना। अगर उसकी एक भी रीडिंग लगा लोगे ना तो उस पर अगर कोई सवाल आएगा तो वो सीधा फटाक से याद जाएगा कि हाँ मैंने भी पढ़ रखा, तो उस पर भी कोई सवाल आएगा तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाइए।